हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज फिर से क्लास 7 में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको पढ़ने आए हैं। देखिए, अध्याय 5 दिया हुआ है, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पेज नंबर 81 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो चलिए आज इसको हम समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है, किसी 3 विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, देखिए, जब जीव जंतु या मानव श्वास छोड़ता है या फिर शरीर से गैस निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसका 3 गो विधि बताना है। तो 1 नंबर में देखिए, जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, दूसरा में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। 3 में देखिए, खाने वाले सोडे को नींबू के रस के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। जैसे में देखिए यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब गर्म करेंगे तो CO2 मिलेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। दोनों अवस्था में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रवाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, रवाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रवाकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, समुद्र के जल का वाष्पन या न होगा, वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है उसको समझते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त करने के लिए एक बीकर बर्तन में जल लेते हैं। एक बीकर में क्या करते हैं, बीकर एक बर्तन होता है, उसमें जल लेते हैं और उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे गर्म करते हैं। उसके बाद जब जल उबलना शुरू हो जाता है तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डाल देते हैं। ठीक है, और चलाते रहते हैं। तब तक कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते रहेंगे जब तक घुलना बंद ना हो जाए। जब तक घुलना बंद नहीं हो जाता है तब तक क्या करना है, उसको डालते रहना है। ठीक है, घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से उसको क्या करना है, छान लेना है। ठीक है, ठंडा होने पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, कॉपर सल्फेट के रवा प्राप्त हो जाते हैं। इस देखिए, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, आप इसको आराम से कॉपी पे बार बार लिखने का प्रयास कीजिए और जब लिखते रहिए, याद करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, अब ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करना है तथा इसका गुण का भी क्या करना है, वर्णन करना है। अब देखिए, प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। जैसे में आपको दिखाया गया है कि KMnO4 को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए कि किस विधि द्वारा बनाएंगे इसको। देखिए, एक शीशी या परख नली लेते हैं, उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के कुछ टुकड़े लेते हैं। ठीक है, एक निकास नली लगाकर कर्क से बंद कर देते हैं। ठीक, निकास नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रहता है। अब KMnO4 वाली शीशी को गर्म करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस गर्म करने पर बनती है। सबको जानता है कि ऑक्सीजन गैस कैसे होती है, गर्म करने पर बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है, अब इसका गुण क्या है, अब उसको देखिए। यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया ईंधन जलाने में सहायक होता है। सबको जानता है कि बिना ऑक्सीजन के आदमी जीवित नहीं रह सकता है, ईंधन जल नहीं सकता है ऑक्सीजन के बिना। तो क्या है, इसका गुण हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका वर्णन करना है। यूरिया पानी में क्या है, घुलनशील है। जब हम यूरिया और पानी के घोल को गर्म करें तो उसमें
और अधिक यूरिया घुल जाता है। अगर मान लीजिए कि यूरिया को पानी में घोले हुए हैं और उसको गर्म जब करेंगे ना, जैसे गर्म करेंगे तो उसमें यूरिया और ज़्यादा घुल जाएगा। तो और ज़्यादा घुल जाएगा तो क्या होगा, ठंडा होने पर यूरिया की अतिरिक्त यानी पोस्ट में देखिए अघुलित मात्रा रवे के रूप में घोल से अलग हो जाती है और इस प्रकार क्या करते हैं, हम यूरिया के रवे को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है कि गर्मी अधिक पड़ती है और जब गर्मी अधिक पड़ेगी तो हवा क्या होगा, शुष्क हो जाएगा, यानी सूख जाएगा, नहीं होता है सूख जाना। तो शुष्क हवा के साथ क्या होता है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, क्योंकि उसमें पानी का मात्रा तो रहेगा नहीं। जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, हवा में नमी रहती है, उसमें पानी रहता है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद उसको उसमें जंग लगा देता है और जंग उसमें अधिक लग जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। एकदम देखिए, दूध से दही का जमना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, जमता है और दही जमने के बाद दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है और जब दही से दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो दूध का दही में परिवर्तन क्या है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे 7, 8, 9, 10th तक यानी इंटर तक आपको यहाँ पे मिलेगा धीरे धीरे। अभी तो हम इंटर तक नहीं गए हैं, लेकिन 1 साल के अंदर में हम इस पे इंटर का भी बैच प्रारंभ करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ से जुड़ जाइए, जब भी शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।